बच्चों अपना लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का मैंने कैथोड किरणें आपको पढ़ा रहा था। तो कैथोड किरणों के गुण मैंने आपको पूरे पढ़ा दिए थे, ठीक है। अगला एक और कैथोड किरणों का गुण है। कैथोड किरणों का मतलब होता है उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन। उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन अर्थात इनमें उच्च गतिज ऊर्जा होती है। इनमें उच्च गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? उच्च वेग। क्योंकि आप जानते हो ना, हाफ एम बी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। जब वेलोसिटी इनकी बहुत ज्यादा होगी, मास तो होता ही है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो सब जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी उच्च है, मास भी है, तो काइनेटिक एनर्जी उच्च होगी। तो ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो कैथोड किरणें उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनमें उच्च गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जब कैथोड किरणें टारगेट धातु, ये लक्ष्य धातु है, टारगेट धातु, जो सबसे खास बात है टारगेट धातु की, सबसे खास बात है टारगेट धातु की, सबसे खास बात है इसका गलनांक उच्च होना चाहिए। गलनांक उच्च होना चाहिए। टारगेट धातु, जब कैथोड किरणें इस टारगेट धातु से टकराती हैं, तो टारगेट धातु का एक क्वेश्चन आता है, टारगेट धातु का एक क्वेश्चन आता है कि जो टारगेट धातु है उसका गलनांक उच्च होना चाहिए और परमाणु क्रमांक भी उच्च होना चाहिए। परमाणु क्रमांक भी उच्च होना चाहिए। तो जब कैथोड किरणें, क्योंकि इनमें उच्च गतिज ऊर्जा है, इनमें गतिज ऊर्जा बहुत है, जब कैथोड किरणें टारगेट धातु से, जिसका कि गलनांक उच्च है, परमाणु क्रमांक उच्च है, से टकराती हैं, तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैथोड किरणें टारगेट धातु, जैसे ये आपकी कैथोड किरण और ये टारगेट धातु, जैसे ही कैथोड किरणें टारगेट धातु से टकराई, तो इससे जैसे ही टकराएंगे वैसे एक्स किरण उत्पन्न हो जाएगी। एक्सरे, अपनी छाती का एक्सरे लेना है तो अपन ऐसे खड़े हो जाते हैं, छाती का एक्सरे आपका हो जाता है, तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। अब क्वेश्चन आता है टारगेट धातु कौन सी होती है? तो टारगेट धातु वो होती है जिसका गलनांक उच्च होता है, जिसका परमाणु क्रमांक उच्च होता है। तो इसका उदाहरण लिख सकते हो। गलनांक उच्च पता है तुम्हें? दुनिया में सबसे ज्यादा गलनांक जिस धातु का होता है वो टंगस्टन। टंगस्टन ले सकते हो, मोलिब्डेनम ले सकते हो। ये दो धातुएं मेनली यूज की जाती है, टंगस्टन और मोलिब्डेनम। ये दो धातुएं यूज की जाती हैं टारगेट धातु के लिए। तो टारगेट धातु के लिए दो धातुएं यूज की जाती हैं, टंगस्टन और मोलिब्डेनम। जैसे ही कैथोड किरणें टंगस्टन और या मोलिब्डेनम धातु से टकराती है तो एक्स किरण उत्पन्न हो जाती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो लिख लिया सबने, लिखो इसको जल्दी। तो कैथोड किरणें, क्वेश्चन आता है क्या होती है? उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वेग उच्च होता है तो काइनेटिक एनर्जी उच्च हो जाती है, तो उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जब ये कैथोड किरणें, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है, टारगेट धातु से टकराती है, तो क्या उत्पन्न करती है? एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन आता है टारगेट धातु क्या होती है? टारगेट धातु वह होती है जिसका गलनांक भी उच्च होता है और परमाणु क्रमांक भी उच्च होता है। टंगस्टन और मोलिब्डेनम ये दो ऐसे हैं इनके गलनांक भी उच्च है, परमाणु क्रमांक भी उच्च है। टंगस्टन मैं लिख देता हूं, टंगस्टन होता है W74, मोलिब्डेनम होता है MO42। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये एक्स किरण कैसे उत्पन्न होती है थोड़ा सा समझ लो। देखो इधर, ये लिख लिया सबने? ये आपका ये कैथोड रे है, ये हो गई कैथोड रे। इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन ने लिख दी 1। अब भी आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है। और जब ये कैथोड किरणें जा रही हैं, ये कैथोड किरणें जा रही हैं, ये कैथोड किरणें जा रही हैं, और काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा है। और यहां पर आपका है ये टंगस्टन रखा है, ये टंगस्टन है। मैं टंगस्टन को इस तरह से बना देता हूं। ये टंगस्टन का न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन हो गए 74। ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे। सभी में इलेक्ट्रॉन, आप तुम ऑर्बिट में तो सब जानते हो ना कि इलेक्ट्रॉन होते ही, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब मैं पूरे ऑर्बिट नहीं बना रहा हूं, तो बहुत सारे ऑर्बिट हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही ये एक किरण, ये एक्स किरण है, ध्यान देना, ये कोई सी भी एक्स किरण, ये जैसे ही एक्स किरण न्यूक्लियस के पास गई, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? बोलो पॉजिटिव। और कैथोड किरणों पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव, क्योंकि ये तो उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन हैं। तो ध्यान से सुनना, यहां तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। स्पीड का मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, वेलोसिटी। और जैसे ही ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर तो जाएगा नहीं, पर न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने पर इसकी स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और ये ऐसा मुड़ जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ कैथोड किरणें जैसे ही अंदर जाती हैं परमाणु में, तो नाभिक के पास इनकी गति कम हो जाती है। गति कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी, अब पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1 थी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2 हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 के बीच का जो डिफरेंस है, वो फोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। आप जानते हो ना, E इक्वल टू एच न्यू होता है, फार्मूला जानते हो, E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो ये एच न्यू में, और ये जो एच न्यू है, ये एक्स किरणों की आवृत्ति। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, HC/λ, HC/λ भी लिख सकते हो। एच न्यू को सब जानते हैं ना, एच न्यू इक्वल टू HC/λ।
उसका तो जानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, तो जो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स किरणों के फोटॉन में बदल जाता है। ये है एक्स किरणों का फोटॉन, ये एक्स किरणों का फोटॉन है, तो ये एक्स किरण में बदल गया। ये जैसे ही इधर मुड़ा है ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो भैया यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जब ये नाभिक के अट्रैक्शन में आया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, और काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ऊर्जा फोटॉन के रूप में निकल जाता है, और जो फोटॉन है वो एक्स किरणों का होता है। तो एक्स किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। बोलो समझ आया एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं? बोलो समझ यस सर। आया? तो इस तरह एक्स किरण उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो फोटॉन निकलता है, दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो फोटॉन की एनर्जी कहलाती है। फोटॉन की एनर्जी h नहीं होती है। तो एनर्जी जब अपन चेक करते हैं तो वो एनर्जी या वो फ्रिक्वेंसी या वो वेवलेंथ एक्स किरणों की वेवलेंथ होती है, वो एक्स किरणों की वेवलेंथ होती है। तो इस तरह से एक्स किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। बोलो कैथोड किरणों से एक्स किरणें कैसे उत्पन्न हुई? बात समझ आ गई आपको? एक तो तरीका ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है। सपोज ये किरणें, यहां ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका समझा रहा हूं। ये बना लिया तुम लोगों ने? ध्यान से देखो। अब कभी कभी क्या है, ये एक्स किरणें इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट में सपोज ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्स किरणें एकदम, अब ध्यान देना, ये एक्स किरणें इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गई। जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, ये आउट हो गया। जब ये आउट हुआ तो ये देखिए P74 है और ये पहला ऑर्बिट है, यहाँ की जगह खाली हो गई, ये वैकेंट हो गया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ खाली जगह हो गई है, ये खाली हो गया। अब जब खाली हुआ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, और आप देख रहे हो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ये इसमें आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो जब ये आया तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से इस कक्षा में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जन करेगा। तो ऊर्जा का उत्सर्जन है वो एच न्यू के रूप में, फोटॉन के रूप में होगी। माने ई जो ऊर्जा है वो एच न्यू के रूप में होगी, और ये एच न्यू जो होती है ये एक्सरे का ही होता है। तो एक दूसरी तरह से एक्सरे ऐसे भी उत्पन्न होता है। तो क्या हुआ? पहली स्टेप, उच्च काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन माने कैथोड किरण, उच्च काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड किरण जब इससे टकराया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, खुद भी बाहर, इलेक्ट्रॉन भी बाहर। तो यहाँ क्या हो जाएगी? खाली जगह, खाली कुर्सी देख के ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे इसकी तरफ। यदि यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्षय करता है। तो जो ऊर्जा निकलेगी फोटॉन के रूप में, जो ऊर्जा निकलेगी वो एक्स किरणों का ही होगी, एक्स किरणों की ही फोटॉन होगी। एक तरीका ये, यहां से भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के आने के कारण जो फोटॉन निकलता, ऊर्जा के रूप में फोटॉन निकलता है वो एक्स किरणों का ही होता है। तो दूसरा तरीका एक्स किरणों के उत्पन्न करने का ये होता है। बोलो समझ आया आप लोग को कि नहीं आया? बताओ तो बच्चों। यस सर। तो
दोनों बातें क्लियर। एक तो नाभिक से अट्रैक्ट होता है कैथोड किरण, तो उसकी जब गति धीमी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी धीमी हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, तो जो ऊर्जा के रूप में जो कण निकलता है वो एक्सरे होता है। और दूसरा तरीका आपको ये बतलाया कि इलेक्ट्रॉन यदि इससे टकरा गया, इस इलेक्ट्रॉन से, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये वाली कैथोड किरण अपनी पोजीशन से हटा देती है, निकल गया, ये बाहर हो गया। और जब बाहर हो गया तो ये जगह खाली हो जाती है, और जब जगह खाली हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन देखने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस खाली जगह में आते हैं तो जो ऊर्जा का कण वो निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के आने से ऊर्जा का कण बाहर निकलता है, जो ऊर्जा का कण बाहर निकलता वही होता है एक्सरे का फोटॉन। बोलो, क्लियर हो गया आपको? तो बच्चों, लिख लिया सब लोगों ने? पॉइंट समझ आ गया कि नहीं सबको? बताओ जल्दी। यस सर। लिख लिया सब लोगों ने कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में यहां आता है तो ऊर्जा का कण निकालता है। ये जो ऊर्जा का कण है ये है एक्सरे का ही फोटॉन होता है। तो इस तरह से कैथोड किरणें एक्सरे उत्पन्न करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरे कैसे उत्पन्न हुआ ये समझ आ गया, टारगेट धातु क्या होती है ये समझ आ गया। हमेशा क्वेश्चन आता है टारगेट धातु क्या होती है, तो आंसर बोलो। जिसका गलनांक उच्च हो, परमाणु क्रमांक भी उच्च हो, ऐसी धातु टारगेट धातु के रूप में उपयोग में लाते हैं, जिसमें दो उदाहरण है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। चलिए अब लिखिए एनोड किरणें। एनोड किरणें, ध्यान से देखो, आपने ये ट्यूब बनाई थी, ध्यान से देखो, यहां आपने लगा दिया एनोड और यहां आपने जोड़ा था, ये कैथोड बनाया था अपन ने, ये एनोड, ये था। यहाँ वेरी हाई, उच्च वोल्ट, यहाँ पर आपको क्या लगाना है जल्दी बताओ? हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब विभव, उच्च विभव यहाँ पर लगाना है आपको। ये आपका हो गया नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव होती है। ये आपका हो गया कैथोड, ये आपका हो गया पॉजिटिव प्लेट एनोड, ये एनोड। अब यहाँ पर आपने एक लगा दिया था निर्वात पंप, निर्वात वैक्यूम करना है, निर्वात पंप, पर पूरी तरह से निर्वात आता नहीं है। मान लीजिए, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से जैसे ही आप उच्च वोल्टता लगाओगे तो इलेक्ट्रोड एनो के कैथोड से ये किरणें निकलने लगेंगी। इसे आप कौन सी किरणें कहोगे? ये निकलने लगी कैथोड किरणें, ये निकलने लगी कैथोड किरणें। ध्यान से सुनना बेटा, तो ये आपकी कैथोड किरणें निकल रही हैं। इस नलिका में यदि आपने ऑक्सीजन गैस भर दी है, ये देखिए ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, सपोज उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन गैस भरी है, तो ये जो किरणें हैं ये ऑक्सीजन से टकराएंगी, और जैसे ही इनने ऑक्सीजन से टकराई, क्योंकि इनमें कैथोड किरणों में उच्च गतिज ऊर्जा है, उच्च गतिज ऊर्जा है, जैसे ही ये ऑक्सीजन से टकराएंगी तो अपनी ऊर्जा के कारण, इस ऊर्जा के कारण ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी।
ऑक्सीजन ऐसा, ऑक्सीजन ऊर्जा, ये देखिए ध्यान से सुनना, ये ऊर्जा है। इस ऊर्जा से इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये बदल जाएगा O2 प्लस आयन में। इसमें बदल गया O2 प्लस आयन में और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ध्यान से सुनना, ये हो गया गैसीय धनायन, ये गैसीय धनायन हो गया। समझ आ गया? गैसीय धनायन में बदल गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो गैसीय धनायन, अब इस पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, कैथोड रे का डायरेक्शन किधर है? एनोड की तरफ जाने का है। जब एनोड की तरफ जाएगा तो हमको मालूम है, लेकिन अब इस पर कैसा चार्ज आ गया? जैसे ही इससे टकराया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला आयन किस तरफ जाना चाहिए? एनोड की तरफ की कैथोड की तरफ? बताओ किस तरफ जाना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज वाला ये आयन किस तरफ जाना चाहिए? एनोड की तरफ। इस तरफ जाएगा, उल्टा। तो बस यही समझना है तुमको। तो जब उच्च गतिज ऊर्जा वाली कैथोड किरणें ऑक्सीजन से टकराती हैं तो उसे आयनित कर देती हैं। ये आयनित हो गया, ये धनायन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो गैसीय धनायन बन गया ये। अब ये जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, ये गैसीय धनायन है। ये इनका डायरेक्शन, अब इनका डायरेक्शन कैथोड की तरफ होगा। ये कैथोड है लगा हुआ, ये कैथोड लगा हुआ है, इस कैथोड की तरफ इनका डायरेक्शन होगा। तो अब ये किस तरफ मूव करने लगी? ध्यान से समझना, ये मूव करने लगे इस तरफ, ये मूव करने लगे इस तरफ, उल्टे। ये मूव करने लगे उल्टे, ठीक है, एनोड की तरफ मूव करने लगे। तो इसलिए ये कैथोड की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं और हम इन्हें एनोड रे कहने लगते हैं। अगर हम थोड़ा सा, ये बात समझ आई तुम्हें? ये बात समझ आई? बोलो। तो एनोड किरणों के लिए पॉइंट लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। जब कैथोड किरणें ट्यूब में भरी गैस, उदाहरण आप ऑक्सीजन ले सकते हो, आप N2 ले सकते हो, आप हीलियम ले सकते हो, आप हाइड्रोजन गैस ले सकते हो, आप हाइड्रोजन एटम ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप। उदाहरण के लिए ये लिख दिया मैंने इतने सारे। क्या लिखना? तो जब कैथोड किरणें ट्यूब में भरी गैस, ब्रैकेट में ऐसा कुछ भी लिख लेना, ये सब लिख लेना, O2, N2, H2, He, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, से टकराती हैं तो अपनी ऊर्जा उन्हें स्थानांतरित कर देती हैं, जिससे वे गैसें आयनित हो जाती हैं। जैसे O2 प्लस में बदल गया, N2 प्लस में बदल जाएगा, हीलियम होगा तो ये हीलियम प्लस में बदल जाएगा, या हीलियम +2 में भी बदल सकता है, ठीक है। H2 है तो H2 प्लस में बदल जाएगा। अगर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन एटम है, तो वो H प्लस आयन में बदल जाएंगे। ये सब एनोड किरणों की तरह काम करेंगे। तो एनोड, जैसे कैथोड किरण केवल एक होती है, इलेक्ट्रॉन, ऐसी एनोड किरण केवल एक नहीं होती है, कुछ भी हो सकता, O2 प्लस भी। अगर आपने इसमें ऑक्सीजन भरी तो वो O2 प्लस हो जाएगा, अगर आपने इसमें नाइट्रोजन भरी तो वो N2 प्लस बन जाएगा, अगर आपने इसमें H2 भरी तो H2 प्लस बन जाएगा।
अगर आपने हीलियम भरी तो हीलियम प्लस बन जाएगा, अगर आपने हाइड्रोजन एटम भर दिया, हाइड्रोजन एटम, तो H प्लस बन जाएगा। तो कुछ भी बन सकता है। तो ये सबकी सब ये एनोड किरणें होती हैं। तो जब अपनी ऊर्जा ये गैसों के परमाणुओं को स्थानांतरित करती हैं तो गैसों को आयनित कर देती है। देखिए, गैसों को आयनित कर देती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं। और ये गैसीय धनायन और ये गैसीय धनायन ही एनोड किरणें कहलाते हैं। ये गैसीय धनायन ही एनोड किरणें कहलाते हैं। ये गैसीय धनायन ही एनोड किरणें कहलाते हैं। ध्यान से सुनना। अब ऐसा बना लेना, ऐसा, ये मैंने एक बनाया था, ऐसा आप बना लेना। तो ये ही एनोड किरणें, ये गैसीय धनायन ही एनोड किरणें। ध्यान से सुनना बच्चों। अब देखो इधर, यदि मैं इस कैथोड को, जैसे मैंने कल आपको बताया था, एनोड को अपन छिद्र युक्त कर दें, एनोड को, तो यहां से जो कैथोड रेज आती हैं वो इधर स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। कल मैंने आपको बतलाया था। अगर तुम एनोड को भी छिद्र युक्त कर दो, ये देखो, ये सॉरी, कैथोड को छिद्र युक्त कर दिया, ये कैथोड को अपन ने छिद्र युक्त कर दिया, ये कैथोड को छिद्र युक्त कर दिया, ये O2 प्लस बन गया, ये कैथोड को आपने छिद्र युक्त कर दिया, ये छिद्र दिख रहे हैं, ये कैथोड के छिद्र हो गए। तो ये इसमें से निकल के इधर आएगी। और अगर आपने यहाँ पे ZnS लगा दिया, देखो ध्यान से, ये ZnS लगा दिया आपने, तो ये ZnS का पर्दा है, ये ZnS का पर्दा है। ZnS मतलब स्फुरदीप्ति पर्दा, स्फुरदीप्ति पर्दा, ये आप ZnS का बना सकते हो, स्फुरदीप्ति पर्दा। तो जैसे ही ये किरण इसमें से, होल में से निकल के जाती है, तो यहाँ पे ये स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने लगती है, ये लाइट चमकने लगता है वहां पर, जैसे बल्ब जल गया। ये यहाँ से, इसमें से निकला तो यहाँ पे चमक आपको एकदम दिखाई देने लगी। ये इसमें से निकला, ये O2 इसमें से निकला, ये आगे, तो यहाँ पे चमक आपको दिखाई देने लगती है। तो ये एनोड किरणें हो गई। तो एनोड किरणें गैसीय धनायन होते हैं, एनोड किरणें गैसीय धनायन होते हैं। ये किसी भी गैस के हो सकते हैं, ये किसी भी गैस के हो सकते हैं। तो ये गैसीय धनायन होते हैं और ये कैथोड की तरफ गति करते हैं। लिखिए, एनोड किरणें कैथोड की तरफ गति करती हैं। यदि कैथोड छिद्र युक्त कर दिया जाए, कैथोड छिद्र युक्त कर दिया जाए, कैथोड छिद्र युक्त कर दिया जाए एवं कैथोड के पीछे की ट्यूब पर ZnS का लेप कर दिया जाए। कैथोड की ट्यूब के पीछे, ये कैथोड लगा और इसके ट्यूब के पीछे ये ट्यूब, कैथोड के पीछे ट्यूब पर ZnS का लेप कर दिया जाए, तो ये एनोड किरणें ZnS पर स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये एनोड किरणें भी ZnS पर स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये देखो, ये स्फुरदीप्ति, लाइटनिंग, ऐसी जैसे जुगनू चमक रहे हो, ऐसी लाइटनिंग यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। स्फुरदीप्ति कहते हैं इसे। तो स्फुरदीप्ति उत्पन्न हो गई। इन किरणें, देखो ध्यान से, जैसे इतना मोटा कैथोड है, अब मैंने इसमें होल किया, तो होल करने, इतना मोटा कैथोड है, मैंने इसमें होल किया, तो होल करोगे तो तुमको एक ट्यूब टाइप की दिखेगी, ट्यूब दिखेगी। अरे तो काफी मोटी ट्यूब है, होल कर दो यहाँ पे, तो ट्यूब टाइप। तो ट्यूब का मतलब हो गया कैनाल। तो इन एनोड किरणों का दूसरा नाम
ये एनोड किरणों, ये एनोड किरणें है ना, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, एनोड किरणें गैसीय धनायन होते हैं। तो ये जो एनोड किरणें हैं, ये जो एनोड किरणें हैं, इनको कैनाल किरणें भी कहते हैं। कैनाल किरणें, एनोड किरणों का दूसरा नाम कैनाल किरणें है। कैनाल किरणें भी इन्हें बोलने लगे। बोलो समझ आया आपको क्या होती है एनोड किरणें? तो क्या एनोड किरणें, ध्यान से सुनना, क्या एनोड किरणें कैथोड किरणों की भांति गैस की ट्यूब पर निर्भर नहीं करती हैं कि करती हैं? एनोड किरणों का E/M कैथोड किरणों की भांति नहीं होता, क्योंकि कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दुनिया में किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन तो समान होते हैं, लेकिन एनोड किरणें गैसीय धनायन होते हैं। अगर आपने ऑक्सीजन गैस ली होती तो O2+ बनता, अगर आपने He लिया होता तो He+ बनता, अगर आपने H2 लिया होता तो H2+ बनता, अगर आपने हाइड्रोजन एटम लिए होते तो H+ आयन बनता। ये गैसीय धनायन होते हैं, ये लिख दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, गैसीय धनायन होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो लिखिए एनोड किरणों का E/M मतलब आवेश बटा द्रव्यमान। एनोड किरणों का आवेश बटे द्रव्यमान माने विशिष्ट आवेश। ट्यूब में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एनोड किरणों का E/M अर्थात आवेश बटे द्रव्यमान अर्थात विशिष्ट आवेश ट्यूब में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान से देखो, आवेश तो सब पर समान दिख रहा, +1+1+1, लेकिन द्रव्यमान सबका अलग होगा। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, नाइट्रोजन का होता है 28, हीलियम का होता है 4, हाइड्रोजन का होता है 2, हाइड्रोजन एटम का होता है 1। अब बताओ, सबका द्रव्यमान अलग अलग हो गया। जब द्रव्यमान अलग अलग हो गया तो विशिष्ट आवेश भी क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा बच्चों। तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड किरणों का E/M, तो आंसर होगा गैस में भरी ट्यूब पर निर्भर करता है। अगर आपने O2 भरी तो E/M अलग होगा, क्योंकि मास अलग है इसका, एटॉमिक मास अलग है इसका, मॉलिक्यूलर मास अलग है, अणुभार अलग है इसका, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। आ गया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ, आया कि नहीं समझ में आपको? तो बच्चों बताओ जल्दी, ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बताओ, क्या कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ। क्या कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो सभी के समान होते हैं। पर क्या एनोड किरणें प्रोटॉन होती हैं? क्या एनोड किरणें प्रोटॉन होती हैं? नहीं, केवल प्रोटॉन नहीं होती, कुछ भी गैसीय धनायन हो सकती हैं, ये गैसीय धनायन होती है। एनोड किरणें केवल प्रोटॉन ही नहीं होती, ऐसा लिखना, एनोड किरणें केवल प्रोटॉन, ये प्रोटॉन दिख रहा है, ये प्रोटॉन दिख रहा है, तो प्रोटॉन हो सकती है। पर जब आप हाइड्रोजन एटम लोगे तो प्रोटॉन हो जाएंगे, जब आप हाइड्रोजन एटम लोगे तो प्रोटॉन हो जाएंगे। बात समझ आ गई? अगर आप हाइड्रोजन एटम लोगे तो प्रोटॉन हो जाएंगे, O2 लोगे तो O2+ हो जाएंगे, N2 लोगे तो N2+ हो जाएंगे। तो आपकी जो एनोड किरणें हैं वे प्रोटॉन
केवल प्रोटॉन ही नहीं होती, वे कोई से भी गैस के गैसीय धनायन होते हैं, वे कोई भी गैस के गैसीय धनायन होते हैं। समझ आ गया? लेकिन कैथोड किरणें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होती हैं, कैथोड किरणें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होती हैं। एनोड किरणें केवल प्रोटॉन ही नहीं होती, प्रोटॉन के अलावा कोई भी गैसों के धनायन हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन एटम लिया तो प्रोटॉन भी हो सकती हैं। समझ आ गया? तो एकदम हमारे दिमाग में आता है कि कैथोड किरणों का मतलब इलेक्ट्रॉन और एनोड किरणों का मतलब प्रोटॉन। ऐसा नहीं है, कैथोड किरणों का मतलब तो इलेक्ट्रॉन होता है, पर एनोड किरणों का मतलब केवल प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन होता है पर केवल प्रोटॉन नहीं होता, कोई भी गैसीय धनायन हो सकते हैं। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग का? जल्दी बताओ बच्चों। यस सर। अब बताओ कैथोड किरणें कहां से निकलती हैं? कैथोड से। तो क्या एनोड किरणें एनोड से निकलती हैं? नहीं, एनोड किरणें एनोड से नहीं निकलती हैं। वे तो क्या है, गैसीय धनायन है। जो कैसे बनते हैं? कैथोड किरणें की ऊर्जा जब ऑक्सीजन वगैरह पे ट्रांसफर होती है तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये बन जाती है एनोड किरणें। तो कैथोड किरणें कैथोड से निकलती हैं, लेकिन एनोड किरणें एनोड से नहीं निकलती हैं। लिखे? कैथोड किरणें कैथोड से निकलती हैं, किंतु एनोड किरणें एनोड से नहीं निकलती हैं। फिर कहां से आती हैं? एनोड से नहीं आती। जो गैस में आप ट्यूब में आप जो गैस भरते हो, वो गैस धनायनों में बदल जाते हैं, इन्हें एनोड किरणें कहते हैं ना बेटा। ये लिखा है देखो, गैसीय धनायन। तो ये एनोड से उत्पन्न नहीं होती, ये तो गैसों के धनायन होते हैं, ये तो गैसों के धनायन होते हैं। और कैसे बनती हैं? ये लिखा है, कैथोड किरणों की ऊर्जा जब गैसों पर पड़ती है, ट्रांसफर होती है, तो गैस आयनित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जो आयनित गैसें हैं वे ही एनोड किरणें कहलाती हैं। तो मुझे लगता है एनोड किरणों के बारे में एकदम क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा आपका। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? एनोड किरणों के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर आपका अब? क्यों बच्चों? यस सर। तो इस तरह से हम कैथोड किरणें एनोड किरणों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एक एक बात समझा दी एनोड किरणों की। एनोड किरणें क्या खास पॉइंट होते हैं और कैसे उत्पन्न होती हैं, किधर जाती हैं, ये सब बातें। अब कोई भी क्वेश्चन आए, आप बहुत ढंग से अगर आप पढ़ लोगे तो कभी गलत होने के चांस नहीं होंगे। ये हो गया आपका। अब लिखिए, तो फिर से एक बार, क्या कैथोड किरणें प्रोटॉन होती हैं? हाँ होती हैं। क्या कैथोड किरणें केवल प्रोटॉन होती हैं? नहीं, तो कोई भी गैस के धनायन होते हैं। आ गया ना समझ में अब अच्छे से? न्यूट्रॉन, तो ध्यान दीजिए, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। उसने क्या किया? ध्यान से सुनना। चैडविक ने सब जानते हैं बेरिलियम को, सब जानते हैं अल्फा पार्टिकल को,
जब बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। देखो यह आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का भी उदाहरण है। ठीक है, अपन क्या करें, बेरिलियम ले लिया अपन ने, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, ठीक है, और परमाणु भार होता है इसका 9, तो बेरिलियम 4 9 होता है। ये नाभिक हो गया बेरिलियम का, लिखा मैंने बेरिलियम के नाभिक पर। और किसकी, अल्फा कण। क्या तुम्हें याद है अल्फा कण का मतलब होता है क्या, हीलियम का नाभिक। जो हीलियम का नाभिक होता है वही अल्फा कण होता है। देखिए 2He4, 2He4, ये अल्फा कण हो गया। ये देखो हीलियम का नाभिक, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, और परमाणु भार होता है 4। कल मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझा चुका हूं, इसलिए आपको पहली दूसरी तीसरी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 2He4 हीलियम का नाभिक होता अल्फा कण, और जैसे ही ये अल्फा कण इस बेरिलियम के नाभिक से टकराता है, जैसे ही अल्फा कण बेरिलियम के नाभिक से टकराता है, तो ये देखिए 4 + 2 6, 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है बताओ, कार्बन का। 4 + 2 6, 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। अब बताओ ये कितना हो रहा है, 9 और 4 13, तो इधर 1 बचा, ये इधर 1 बचा, और इधर देखो 4 और 2 6, ये हो गया 6, इधर क्या बचा 0, ये आपका बन गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0 और द्रव्यमान होता है 1 AMU। मैंने आपको पहली क्लास में लिखवाया है न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग 1.008 कुछ है। ठीक है, तो हमको इतना नहीं लिखना, 1 पॉइंट के बाद 008 के आसपास आता है, इतना नहीं लिखना, 1 लिख देते हैं अपन। इसको हटाओ, ये हटा दो तो 1 बचा, 1 रहता है। तो बच्चों क्या हुआ बताओ, बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की जब बम्बार्डिंग की, बौछार की, तो एक आइसोटोप बनता है कार्बन 12 और दूसरा बनता है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन उत्पन्न हो गया। इस तरह चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। बोलो न्यूट्रॉन की खोज समझ आ गई कैसे हुई? याद हो गया बच्चों? लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। सर जी एक क्वेश्चन था। हाँ बोले। सर ये बेरिलियम और हीलियम ही क्यों लिया उन्होंने? बेटा आप जो बनने वाली प्रजाति होनी चाहिए उसमें न्यूट्रॉन बन गया, बेरिलियम और हीलियम। हमने नहीं, चैडविक ने सोचा कि अगर मैं बेरिलियम पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करूं तो देखते हैं क्या बनता है। तो बेरिलियम तो होता है 49, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, परमाणु भार 9 होता है। ठीक है, अल्फा कण आप जानते हैं हीलियम का नाभिक होता है, माने हीलियम ये होता है, हीलियम में प्रोटॉन होते हैं 2, न्यूट्रॉन होते हैं 2, ये हो गए नाभिक में।
अब बताओ दोनों का द्रव्यमान कितना हो गया, 4, ये हो गया। नाभिक का द्रव्यमान हो गया 4 और परमाणु क्रमांक हो गया 2, ये परमाणु क्रमांक 2 है और दोनों का सम 4 हो गया। और इलेक्ट्रॉन ये 2 होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी आपने निकाल दिया और इसको भी आपने निकाल दिया, तो बचा क्या, हीलियम का नाभिक। इलेक्ट्रॉन जब निकाल दोगे तो बचेगा क्या, हीलियम का नाभिक। तो ये अल्फा का हो गया, इसको बोलते हैं अपन अल्फा का। तो जब चैडविक ने अल्फा कण को बेरिलियम के नाभिक में पेनिट्रेट कराया तो ये बन गया कार्बन 612। ये कार्बन का स्थायी आइसोटोप होता है, ये स्थायी होता है, ये स्थायी होता है। अब बचा क्या, ये बचा, क्योंकि इधर 2 + 4 = ये हो गया 6, तो ये 0 बचेगा। और 9 + 4 = 13, तो यहाँ पे 12 है, तो 1 हो गया। तो अब ये जो कण देखा, ये जो कण देखा, तो ये कण का नाम न्यूट्रॉन दिया गया, जिसमें आवेश 0 होता है और द्रव्यमान 1 AMU होता है। ऐसे कण को न्यूट्रॉन कहा। तो वो इस एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब बात समझ आई आपको? ये तो इस तरह से हमने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की खोज का अध्ययन कर लिया। और मुझे लगता है कि आपको आज की पूरी बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सब लोग को आई कि नहीं आज की पूरी बात अच्छे से समझ में? यस सर। तो इतना आप तैयार कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज खत्म करते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से पढ़ाई करना। और मैं जितने भी वीडियो हैं उन सबको अभी यूट्यूब पर लोड करते जा रहा हूँ, तो आप वहां से देख करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें, कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, ठीक है। चलिए रखते हैं, थैंक यू।